हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक। तो डियर, आज की क्लास में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये हमारा टॉपिक है आज की क्लास में जो हमने डिस्कस करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लास्ट तक देखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले हमारे पास ये है कि इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो टॉपिक है ना, ये लास्ट वीडियो जो थी हमारी, लास्ट लेक्चर जो था उससे रिलेटेड। तो इसको करने से पहले हमें लास्ट लेक्चर को क्लियर करना होगा, लास्ट लेक्चर के कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप आपके अपने YouTube चैनल से सर्च कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक जो था लास्ट लेक्चर का हमारा वो था करंट टॉर्क ड्यू टू ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, ये हमारा टॉपिक का नाम था। ठीक है, तो उसी टॉपिक पर बेस, उसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी टॉपिक का कंसेप्ट आज की क्लास में हमने डिस्कस करना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये देखिए कि गैल्वेनोमीटर है क्या। कई बार हमें कंफ्यूजन होती है कि गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर हमें पता है, गैल्वेनोमीटर के बारे में अच्छे से जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो होता है हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट की डायरेक्शन को मेजर करके बताता है। ठीक है, हमें इंडिकेट कराता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। दैट डिवाइस इज नोन एज गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो फिर इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ऐसा क्या स्पेशल होता है जो इसके लिए यूज होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस कंसेप्ट के लिए यूज होगा, ये भी यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नाम की है डिवाइस का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो पहले हम बात करते हैं है क्या। तो ये हमारे पास क्या होता है, ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, डिटेक्ट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज कह सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ करंट और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो डियर ये होता है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब देखिए इसमें डिवाइस में यूज ही हो रहा है कि कॉइल, और कैसी कॉइल, मूविंग कॉइल। तो यहां पर हमने कुछ ऐसा यूज करना है कि जिसमें कॉइल है और कॉइल क्या हो, मूविंग यानी मोशन में होनी चाहिए। ठीक है, अब मोशन में कैसे हो सकती है, मोशन में बहुत सारे तरीके से हो सकती है कि कहते हैं कि कॉइल चल रही है, मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने जो यूज करना है, मूविंग का मतलब होगा यहाँ पे जो कॉइल होगी वो कॉइल रोटेट करेगी। ठीक है, वो कॉइल यहाँ पे रोटेट करेगी, तो हमें उसी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है जी, तो इसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहले सबसे पहला की पॉइंट जो होगा हमारे पास वो ये होगा, तो ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि जब हमारे पास क्या होगा, जब कोई कॉइल रोटेट करेगी, लाइन ऑफ एक्शन जो होगा, उसका फोर्स ऑफ एक्शन जो हम यूज करते हैं, अगर वो सेम है, किसी एक एक्सिस के अबाउट है, तो कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है। किया था ना हमने लास्ट लेक्चर के अंदर। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमारे पास, टॉर्क का फॉर्मूला था mb sin अल्फा। अब यहाँ पर ये अल्फा क्या था, अल्फा आपके पास था एंगल किसका, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। याद है मैंने बताया था आपको कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जनरेट होगा कब, जब आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है यहाँ पे, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम नाम देते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है हमारे लिए यहाँ पे। ठीक है जी, तो करते हैं इस डिवाइस के बारे में बात करते हैं, इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिवाइस का नाम हो गया कि मशीन है, डिवाइस है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज को भी मेजर करके देगा।
अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है जी। तो अब बात आती है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की कि ये जो वर्क करेगा क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल होगा, कौन से कंसेप्ट पर बेस ये डिवाइस काम करता है, इसके बारे में अब हमें डिस्कस करना है। ठीक है, हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये देखो, लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बताया था कि जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पर अगर हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम प्लेस अप करते हैं, ठीक है, कोई एंगल फॉर्म करते हुए, तब हमारे पास जो कॉइल होती है वो क्या करती थी, रोटेट करना स्टार्ट करती थी, रोटेशन लेती थी, उसमें क्या होता था, टॉर्क प्रोड्यूस होता था। तो यहां पर हम कह सकते हैं व्हेन ए करंट कैरिंग coil is placed in uniform magnetic field. Uniform magnetic field the coil starts to rotate. ठीक है, जो कॉइल होगी वो क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। या फिर हम कह सकते हैं और द प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क will takes place in coil, ठीक है, इन coil। और यहां पर एक पॉइंट जरूरी है, क्या पॉइंट जरूरी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वो रेडियल होना चाहिए। तो हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड शुड बी रेडियल। ये चीज याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत जरूरी है। ये पॉइंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होना चाहिए रेडियल होना चाहिए। बताया था मैंने आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होता था कि जब मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कॉइल जिस डायरेक्शन में हमारी मूव करेगी उस मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो हम कहते हैं जो कॉइल है हमारी यानी जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होता था, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता था। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए फटाफट से इसे नोट कर लीजिए पहले। हो गया, तो रफ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के पास। हम देखते हैं, ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है, ये चीज याद रखना, इसी प्रिंसिपल पर बेस ये डिवाइस हमारा काम करेगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसी कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन, ठीक है,
कंस्ट्रक्शन में हमें डिवाइस के बारे में बताना है, एक्सप्लेनेशन देना है कि ये डिवाइस बनता है, कैसे बनता है, क्या क्या इसके अरेंजमेंट्स हैं, क्या क्या इसकी फॉर्मेशंस हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये डिवाइस जो है ना, इसे एक इवैक्यूएटेड चेंबर में इसकी जो कंस्ट्रक्शन यानी कि जिस मटेरियल से जिस पार्ट से ये मिलकर फॉर्म होता है, उन सारे के सारे पार्ट्स को हम क्या करते हैं, इवैक्यूएटेड चेंबर के अंदर प्लेस अप करके रखते हैं। ठीक है, इवैक्यूएटेड चेंबर मींस जहां पर एयर का कोई आना जाना ना मिले जाता। ठीक है, वैक्यूम टाइप में हम कह सकते हैं। तो यहां हमारे पास इस डिवाइस के अंदर कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होती है। ये था हमारा बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर इसे हम प्लेस अप करते हैं। जनरली ये एक वुडन बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स के अंदर हम इसे प्लेस अप करके रखते हैं। यहां हमारे पास होता है एक टोरोजन हेड। ठीक है, ये टोरोजन हेड हमारे पास है। ठीक है, टोरोजन हेड मींस एक तरह से हम स्क्रू कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, जो मूव कराने में तो काम आते हैं, जो रोटेशन में काम आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये स्क्रू जो होंगे ये लीव नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल हम लेते हैं। कोई मतलब कॉइल हमारे पास जो है यहाँ पर वो जनरली क्या है, वो कॉइल हमारे पास यहाँ पर होगी फॉस्फर ब्रॉन्ज की। ठीक है, प्योर कंडक्टर हम नहीं लेंगे, यहाँ पर हम यूज करते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज कॉइल का। तो ये हमारे पास कॉइल आती है, ये कॉइल है हमारे पास यहाँ पर। इसमें हमने ये नंबर ऑफ टर्न्स यूज किए हुए हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए हमारे पास। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, इस कॉइल का एक एंड देखिए हमने अटैच कर रखा है किसके साथ, टोरोजन हेड T1 के साथ। ठीक है, अब दूसरा एंड जो है कॉइल का उसे हम अटैच करते हैं, हमारे पास स्प्रिंग होती है बहुत ही हल्की। इस स्प्रिंग को हम जनरली नाम देते हैं हेयर लाइक स्प्रिंग का। ठीक है, मींस जितनी थिकनेस हमारे हेयर की होती है ना, सिर के बाल की होती है जितनी थिकनेस, उतनी ही थिकनेस इस स्प्रिंग के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर। और इस स्प्रिंग को दूसरे साइड हम अटैच करके रखते हैं। एक दूसरा हेड होता है हमारे पास जिसे हम टोरोजन हेड T2 का नाम देंगे। ठीक है, ये कॉइल हमारे पास यहाँ पर होगी और यहां हमारे पास होगा ये जनरली टोरोजन हेड T2। ठीक है जी, ये होगा हमारे पास T2। क्लियर हुआ पॉइंट? अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमें क्या करना, रोटेट कराना है किसी चीज को, रोटेट कराते हैं। और रोटेशन में मैंने आपसे बात की थी, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है स्पेशल टाइप का, जिस मैग्नेटिक फील्ड को हम नाम देते हैं उसका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां पर हमने कंसीडर किया कोई रेक्टेंगुलर, हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास हमने कोई सॉफ्ट आयरन कोर का शीट ले लिया है जिसे हमें रोटेट कराना है इस कॉइल के अंदर। ठीक है जी, ये जो हमारी रोटेट करेगी वो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है हमारे पास यहाँ पर। ये चीज क्लियर हो गई। एल हमने कंसीडर दिया, उसको एल हमने नाम दिया है। अब यहाँ पर आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जो चाहिए वो रेडियल चाहिए। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे पास, यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की क्रिएशन के लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं। छोटा सा काम क्या होता है, यहाँ पर हम कॉनकेव शेप के मैग्नेट्स यूज करते हैं। कॉनकेव शेप के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास क्रिएट होता है साउथ पोल। और ये जो शेप यहाँ पर है हमारे पास, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ जो इसका प्रोडक्शन होता है ये हमारे पास है यहाँ पर नॉर्थ पोल। ठीक है, अब यहाँ पर इन साउथ पोल और नॉर्थ पोल्स का यूज क्या होगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल्स का यूज ये है कि यही साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो होंगे कॉनकेव शेप के हैं, यहाँ पर हमारे पास कॉनकेव शेप हम कंसीडर करके चल रहे हैं इनकी। तो इस कॉनकेव शेप की वजह से ही क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि हाउ वी कैन अचीव द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये चीज याद रखना क्वेश्चन, हाउ वी कैन अचीव ए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। How a radial magnetic field can be achieved in MCG।
अब यहाँ पर ये एमसीजी क्या है, एमसीजी हमारे पास हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं किसकी, हमारा जो डिवाइस था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं यहाँ पर ये एमसीजी, ठीक है जी। बढ़े आगे। तो क्वेश्चन था कि रेडियो मैग्नेटिक फील्ड कैसे अचीव होता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा, आंसर आता है, आंसर मैंने अभी बताया था आपको, बोला था ना कि अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमें क्रिएट कराना है तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है, सबसे पहला कि जो हमारी मैग्नेट्स हैं उनकी जो शेप होनी चाहिए वो कॉन्केव शेप होना चाहिए, और जो यहाँ पर मैंने सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया है एल, इसकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराते हैं। तो हम कहते हैं बाय यूजिंग कॉन्केव शेप मैग्नेट्स, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। एक तो हम ये पॉइंट दे सकते हैं, और दूसरा पॉइंट अगर हम चाहें तो दूसरे पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं, बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर शीट इन बिटवीन, चलो बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर शीट, ठीक है। और सॉफ्ट आयरन कोर शीट जो है वो कहां रखनी है, हमें यहां पर प्लेस करनी है, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से, चलो बाद में नोट करना है इस क्वेश्चन को, तो अब एक चीज और मैं डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे। यहाँ देखिए आपके पास ना इस कॉइल के ऊपर, ये जो मैंने यहाँ पर वायर ले रखी थी ना, इस वायर के ऊपर यहाँ पर एक मिरर होता है, ठीक है, एक मिरर होता है। इस मिरर का क्या काम है, इसके लिए दो चीज जरूरी है। पहली चीज ये जरूरी है कि ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ना, ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है ये इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये जरूरी है कि यहाँ पर इसके लिए ना, अगर हमें ये काम करना है, इस डिवाइस के का हमें यूज करना है, तो जो क्या प्लेस है ना, जो जगह है वो बिल्कुल डार्क होनी चाहिए, ठीक है। डार्क रूम की रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, विदाउट डार्क रूम वी कांट परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब हमें करना है, देखते हैं क्या होता है। अब कुछ पॉइंट्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे कि यहाँ पे मिरर जो है एम मिरर है हमारे पास, ठीक है। इस मिरर का क्या काम है यहाँ पर, इस मिरर का काम ये है, देखिए कुछ इस तरह से होता है, जैसे हमने कंसीडर किया कि हमने कोई करंट सप्लाई दिया इसको, ठीक है, इसे कोई करंट सप्लाई दिया, तो करंट सप्लाई मिलता है ना, तो क्या होता है यहाँ पर ये जो कॉइल होगी, ये स्प्रिंग, हेयर लाइक स्प्रिंग जो होती है, ये इसे रोटेट कराने का काम करेगी, ठीक है। जब ये हेयर लाइक स्प्रिंग की रोटेट कराने का काम करेगी और ये कोई रोटेट करेगी, तो ये जो मिरर होगा ना, ये मिरर हमें डिफ्लेक्शन देगा, ये मिरर हमें डिफ्लेक्शन देगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मिरर डिफ्लेक्शन कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस ये होता है कि जैसे हमने कंसीडर किया यहाँ पे मिरर है, ठीक है, तो मिरर के सामने, मिरर के जस्ट सामने एक लैंप का यूज करते हैं, टॉर्च लाइट, ठीक है। तो जैसे ही हम करंट सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, करंट सप्लाई आया, मिरर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। जो लाइट टॉर्च पर आ रही, टॉर्च से आ रही थी मिरर के पास, वो लाइट क्या करेगी, सामने स्क्रीन पर हमें वो मूव करती दिखाई देगी। तो तब हमें पता चलेगा कि जो मिरर है वो क्या, मिरर कह रहा हूं, जो गैल्वेनोमीटर है वो हमारा क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्लियर है ना पॉइंट। टॉर्च ऐसे, मिरर यहाँ पे, लाइट करंट आया तो मिरर ने हिलना स्टार्ट किया, टॉर्च से लाइट आ रही थी, मिरर पर पड़ रही थी। अब मिरर पर सामने जो होगी वो इस तरह से स्केल होगा, स्केल पर डिफरेंट डायरेक्शंस इंडिकेट कराएगा। कैसे, जैसे हम छोटा सा पार्ट यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ हमारा क्या था, ये मिरर था, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम यूज करते हैं स्केल। तो मिरर क्या करेगा, इनिशियली जब है फॉर्मेशन, जब तक कोई करंट नहीं आ रहा, तो ये लाइट आ रही थी तो सीधा यहाँ पे था, ठीक है। अब क्या किया, करंट आएगा, डिफ्लेक्शन मिला स्टार्ट होगा, करंट मिलेगा, डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, तो डिफ्लेक्शन जो होंगे वो इस तरह से आएंगे। और यहाँ पर ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर मैंने आपसे बोला था ना, यहाँ पर हम यूज करते हैं एक स्केल का, ये स्केल के अंदर हमें डिफ्लेक्शन मिलेंगे, स्केल के अंदर हमें डिविजन मिलते हैं, ठीक है। इन्हीं डिविजन की हेल्प से हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि करंट आया या नहीं आया, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। ये थी वर्किंग के बारे में। करंट देना है तो क्या करना है, डिफ्लेक्शन हमें चेकआउट करने पड़ेंगे। डिफ्लेक्शन कौन देगा, ये यहाँ पे मिरर होता है, मिरर हमारा क्या करता है, लाइट आती है मिरर पर, लाइट आएगी तो क्या करेगा, मिरर मूव करेगा, ठीक है। जैसे ही करंट सप्लाई इसको कॉइल को मिलेगी, क्या करेगी, कॉइल मूव करना स्टार्ट करेगी, कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगी, रोटेशन लेगी, ठीक है। अब जब कॉइल रोटेशन लेती है, जब कॉइल आपकी रोटेशन लेगी तो यहाँ पर क्या होगा, मिरर भी डिफ्लेक्ट होगा, मिरर हिलेगा,
मिरर हिलेगा। तो इस मिरर के हिलने का हमें कैसे पता चलेगा, मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूं। सामने से हमने लाइट इंसिडेंट करानी है इस पर, और उसके बाद क्या होगा, ये मिरर डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। और यहाँ पर जो ये एस मैंने लिखा है, इस एस का मतलब है कि ये स्प्रिंग के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। अब एक चीज आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है कि इसमें यहां पे देखो हमने यूज किया है इस हेयर लाइक स्प्रिंग का। तो ये हमें इंडिकेट कराता है कि हमें करंट की जो सप्लाई है वो कंटिन्यू नहीं देनी है, ज्यादा टाइम के लिए हमें कंटिन्यू नहीं देनी है। मींस करंट जो हमें ऑन करना है, ऑफ कर देना है। स्विच ऑन करना है, स्विच ऑफ करना है। मींस कहने का मतलब यह है कि करंट की कंटिन्यूअस सप्लाई हमें नहीं प्रोवाइड करानी है, क्योंकि अगर हम करंट की कंटिन्यूअस सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग बर्न हो जाएगी। स्प्रिंग बर्न हो जाएगी तो डिवाइस जो है हमारा काम करना बंद कर देगा। ठीक है, ये इसका मेजर ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक्स में आपको आगे डिस्कस करूंगा, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या लिमिटेशन है इसकी। ठीक है, कुछ लिमिटेशन है इसकी जिस वजह से इस गैल्वेनोमीटर को हम क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज नहीं करते। ठीक है जी, लिमिटेशन मैं आपको आगे बताऊंगा, तो फटाफट से एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। गया, चलिए रफ कर देते हैं, कर देना रफ। चलो रफ कर देते हैं अब इसे। अब इसकी वर्किंग मैंने आपको बता दी है। अब देखते, अभी तक मैंने कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। वर्किंग कैसे होगी देखते हैं क्या होता है। चलिए रफ कर देते हैं अब इसे। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किया था थ्योरी और वर्किंग, थ्योरी और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्किंग के बारे में। वर्किंग में मैं आपको बता चुका था कि हमारे पास क्या था, डिवाइस में कुछ ऐसा था। मैं थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा एक डिवाइस बना लेता हूं यहाँ पे, जिसका हमें थोड़ा सा सामने रहेगा तो क्लियर रहेगा पॉइंट वर्क कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, ये P2 था हमारे पास, और इसे हमने नाम दिया था T2। ठीक है, और यहाँ हमारे पास था मिरर, ये थी स्प्रिंग S, ये था कॉइल है। ठीक है, और क्या करना है, यहाँ हमारे पास दो कॉन्केव शेप मैग्नेट थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किए थे हमने। ये साउथ पोल, और यहां हम यूज करते हैं ये हमारे पास था नॉर्थ पोल। ठीक है, ये था रिजल्ट। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी का। चलिए अब देखिए, जैसे ही क्या होगा, करंट के कॉइल के अंदर करंट आना स्टार्ट होगा। कॉइल के अंदर जैसे ही करंट पास होगा तो कॉइल क्या करेगी, यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या करेगा, इस कॉइल को रोटेट कराने का काम करेगा। रोटेट करेगी तो हमारे पास, हमने पढ़ा था, हमारे पास क्या था, टाउ इज इक्वल टू, क्या था, हमने ये चीज देखा था कि जो टॉर्क था, जब कॉइल रोटेट कर रही है तो क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। और उस टॉर्क की जो वैल्यू थी, हमने पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए बी साइन अल्फा। याद आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। चलिए, हमारे पास क्या था, हमने पढ़ा था टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना। अब देखो यहाँ पर एम, यहाँ पर ये चीज, ये जो होता है ना हमारे पास एन आई ए,
ये क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट था जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, वही चीज है ये बिल्कुल, तो याद रखनी है ये चीज आपको। ठीक है जी। तो अब देखिए आपके पास क्या है, अल्फा। अल्फा क्या था, एंगल। एंगल कौन सा एंगल, मैग्नेटिक मूवमेंट यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। मैंने आपसे बोला था कि यहां पर हम यूज कर रहे हैं जनरली रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड था डियर हमारे पास, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा की वैल्यू क्या थी, हमारे पास अल्फा हुआ करता था 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यूज करते हैं, तो हमारे पास टॉर्क कितना आता है, टाउ हम कहते हैं MIAB रिजल्ट आता है। ठीक है, इसे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब देखिए आपके पास था आगे, क्या था आगे, आपने आगे यूज किया था कि यहाँ पर जो था कॉइल जो है वो रोटेट कर रही थी, यहाँ पर स्प्रिंग का हमने यूज किया था। ये जब स्प्रिंग का कंसेप्ट आया ना, जब यहाँ पर स्प्रिंग का कंसेप्ट आया तो एक छोटा सा पॉइंट और आता है, वो चीज देख लो क्या आता है। स्प्रिंग का कंसेप्ट आया है हमारे पास, तो आपको याद है स्प्रिंग के केस में हम पढ़ते थे F इज इक्वल टू माइनस ऑफ KX रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो जब ये था लीनियर फोर्स, लीनियर मोशन था, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रोटेशन हो रही है, और जब रोटेशन होगी यहां पर, तो रोटेशन की वजह से क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या होता है, टॉर्क। ये हम एज इट इज प्लेस अप कर देते हैं x। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन में, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां से हम कहते हैं कि टाउ जो होगा वो k थीटा के इक्वल्स होगा। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखिए ये जो k होता है, इस k को हम बोलते हैं यहां पर टॉर्जनल कांस्टेंट। टॉर्जनल टॉर्जनल कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, टॉर्जनल कांस्टेंट क्लियर हुआ। तो हम बात कर रहे हैं, अब आगे देखते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट के बाद देखिए हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है डियर, आपके पास रिजल्ट आता है कि थीटा इज इक्वल टू MIAB। ठीक है, मींस थीटा जो आया, थीटा की वैल्यू क्या आती है, MIAB डिवाइड बाय k। ठीक है, अब यहां पर ये थीटा क्या होगा, इस थीटा को हम बोलते हैं यहां पर जनरली ट्विस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, थीटा को ट्विस्ट भी बोला जाता है, और यहां पर जो मैंने नाम यूज किया है इसका टॉर्जनल कांस्टेंट, इसे आप टॉर्जनल कांस्टेंट की जगह दूसरा भी नाम दे सकते हो, और दूसरा नाम होता है आपके पास टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ठीक है, आप ये भी नाम इसे दे सकते हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो यहां से देखिए एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन क्या था कि ये जो ट्विस्ट था यानी थीटा था, इस थीटा की वैल्यू देखो डिपेंड कर रही है किस चीज पर, कुछ फैक्टर्स हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल, और बी क्या था हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कहता है कि हाउ वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर गिवन है, हमें उसकी सेंसिटिविटी पढ़ानी है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी का मीनिंग यहां पे होगा कि कम से कम कितनी वैल्यू पर गैल्वेनोमीटर में रिजल्ट देना स्टार्ट करे। मींस ट्विस्ट जो है यानी थीटा जो है, थीटा कम से कम कब हमें रिजल्ट देगा। हमारे पास सीधा सीधा पॉइंट है, या तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़े हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो कॉइल के, या फिर जो कॉइल के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, बढ़ जाए, एरिया बढ़ जाए कॉइल का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए। तो यहां पर क्या है, यहां पर इन सारे फैक्टर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, करंट से हम क्या कर सकते हैं, इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट, फटाफट से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया, रफ कर दूं? चलिए अब इसे रफ कर देते हैं हम। तो देखिए आपके पास रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी डिवाइड बाई के। ये आपने पढ़ा थीटा, थीटा क्या था? ट्विस्ट मैंने बताया था, ठीक है। तो आपके पास आता है एक क्वेश्चन आता है कि करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। ये चीज भी हमें फाइंड आउट करनी होती है इसके अंदर, करंट सेंसिटिविटी। देखते हैं करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। तो डियर देखिए करंट सेंसिटिविटी जो था ना हमारे पास, बेसिकली क्या होता है, इसे हम बोलते हैं कि हमें जब किसी गैल्वेनोमीटर से यूनिट एम्पियर का करंट यानी 1 एम्पियर का करंट पास होता है तो गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है, कितना ट्विस्ट उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, तो हम कहते हैं दैट इज नोन एज, दैट इज डिफाइंड एज करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या बनती है? हम कहते हैं करंट सेंसिटिविटी अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कहते हैं ट्विस्ट प्रोड्यूस, या तो हम बोले ट्विस्ट प्रोड्यूस और डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, डिफ्लेक्शन ठीक है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, when a unit current pass through it, ठीक है। इस अब अगर आपको करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करना है तो वो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी होता है हमारे पास कि गैल्वेनोमीटर को जब हमने कुछ करंट दिया तो कम से कम करंट यानी यूनिट करंट यानी 1 एम्पियर का करंट जैसे ही गैल्वेनोमीटर को मिला तो गैल्वेनोमीटर ने कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस किया, दैट कंसेप्ट, दैट प्रोसेस, दैट फिनोमिना, दैट इफेक्ट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। मींस रिजल्ट क्या मिलता है आपको? आपके पास आता है करंट सेंसिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल आई एस से। रिजल्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? Deflection produced in the galvanometer when a unit current pass through it means हम कह सकते हैं कि it will be theta by I, ठीक है। इसकी आप चाहो तो दूसरी डेफिनेशन ये भी यूज कर लेना, ट्विस्ट पर यूनिट करंट, ठीक है, ट्विस्ट पर यूनिट करंट। ये भी क्या है? ये भी डेफिनेशन है किसी करंट सेंसिटिविटी की। तो देखिए थीटा के लिए हमने क्या रिजल्ट निकाला था? थीटा हमारे पास था एन आई ए बी डिवाइड बाय के, इनटू क्या आया था? आई आया था, आई से आई कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या आता है? एन ए बी डिवाइड बाय के। ये क्या आता है? ये आता है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी। दिस इज द करंट सेंसिटिविटी। अब यूनिट की अगर हम बात करते हैं, यूनिट क्या होगी? यूनिट, ठीक है, यूनिट किसकी है? करंट सेंसिटिविटी की यूनिट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो देखो यूनिट क्या होगी? ट्विस्ट थीटा। क्या यूनिट होती है? रेडियन, तो हम कहते हैं रेडियन, रेडियन हो गया। और क्या है? अब देखो आगे आपके पास क्या है? करंट डिवाइड बाय करंट है ना। करंट के लिए यूनिट हमारे पास होती है एम्पियर, तो हम कहते हैं रेडियन पर एम्पियर। रेडियन पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ किसका यूनिट है? करंट सेंसिटिविटी। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पॉइंट जो है हमारा इसमें, उसमें हम बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में। वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है जी। अभी वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, देखते हैं क्या होगी। ये हमारे पास आता है कि जैसे देखो हमने इसके लिए डेफिनेशन बनाई थी ना, सेम प्रोसेस इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम कह सकते हैं ट्विस्ट पर यूनिट वोल्टेज, या तो हमारे पास डेफिनेशन हो सकती है हम कह सकते हैं ट्विस्ट पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है।
और अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में बात करते हो तो आप यूज कर सकते हो और क्या हो सकती है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस in the galvanometer, deflection produced in the galvanometer when a unit current, not unit current, unit voltage is applied to its terminals. ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स होंगे अगर हमारे पास, अगर उन टर्मिनल्स के लिए हम अगर यूनिट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बनता है किसका, वोल्टेज सेंसिटिविटी का। तो हमारे पास क्या था, डिफ्लेक्शन प्रोडक्शन होना, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होना। गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है, कितना एंगल उसमें आ रहा है, कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कॉइल कितनी बार रोटेट कर रही है, ठीक है। कब, जब उसे यूनिट वोल्टेज मिलता है तो हम बोलते हैं उसे दैट इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। रिप्रेजेंटेशन जो होता है इसका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वीएस से, और वीएस मैंने बताया था अभी आपको क्या था, थीटा बाय वी, ठीक है, थीटा बाय वी था हमारे पास। तो क्या रिजल्ट आता है, थीटा की वैल्यू हमने पढ़ी थी NIAV, और v क्या था, v हमने पढ़ा था होता है हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो देखिए I से I कैंसिल आउट होता है, रिजल्ट क्या मिलता है आपको, रिजल्ट आपके पास आता है NAB डिवाइड बाय KR, ठीक है, ये रिजल्ट आता है। यहां तक क्लियर हुआ। तो यहां से अगर हम बात करते हैं यूनिट के बारे में, तो यूनिट क्या होती है इसकी हमारे पास, देखिए यूनिट हमारे पास मैंने बोला है थीटा पर यूनिट वोल्टेज। थीटा के लिए क्या यूनिट होता है हमारे पास, रेडियन पर वोल्ट, ठीक है, दिस विल बी द यूनिट। क्लियर हुआ पॉइंट, चलिए फटाफट से नोट कीजिए, फिर आगे कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, पहले इसे नोट कीजिए फटाफट से। हो गया, चलो रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं एक दो छोटे मोटे, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं पहले। चलिए अब हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमसे कहता है कि हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ ए galvanometer can be increased। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, तो देखते हैं क्या होता है। अब देखो आपको याद होगा मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। मैंने आपसे बोला था कि हमारे पास जो थीटा था, एज थीटा क्या था, थीटा के लिए हमने देखा था NIAB डिवाइड बाय K, ये वैल्यू थी थीटा की, ठीक है। अब जब ये वैल्यू थीटा की थी हमारे पास, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि यहां से हम आइडेंटिफाई करते हैं
कि डिफ्लेक्शन जो है कब ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर्स था, हम यूज कर सकते हैं फैक्टर नंबर 1 बाय इंक्रीजिंग, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं, देखिए यहां पर हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स के बाद क्या हमारे पास करंट, तो हम कह सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ठीक है, हो गया पॉइंट। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं, तीसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं तीसरे पॉइंट में? तीसरा पॉइंट हमारे पास है बाय इंक्रीजिंग, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग हमारे पास क्या था, देखो आगे हमारे पास आ रहा है रिजल्ट में एरिया, तो हम कह सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है, लास्ट जो फैक्टर है हमारा, हम कह सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है ये फैक्टर्स हमारे लिए, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है, कैसे बढ़ा सकते हैं किसी गैल्वेनोमीटर की। तो ये कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, इन स्टेप्स में से हम किसी भी एक स्टेप को परफॉर्म करके या फिर सारे के सारे स्टेप्स को परफॉर्म करके हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप पहले फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। नोट कीजिए। हो गया, चलिए। तो टॉपिक जो था हमारा कंप्लीट था, क्लियर था। ठीक है, हमने गैल्वेनोमीटर के मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, उसकी वर्किंग एक्सप्लेनेशन की, कैसे उसका वर्किंग प्रिंसिपल है उसका। ठीक है, सारे के सारे जो प्रोसेसेस थे हमने स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अब एक चीज है कि एक क्वेश्चन आता है छोटा सा, कि जो मैग्नेट हमने देखा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, अभी इसी टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो था उसमें हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट का यूज किया था। ठीक है, उसके अंदर हमने यूज किया था कौन सा कंसेप्ट, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कहता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्या पड़ी हमें, क्या रीजन है इसका जो हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में, चलो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। देखो हमारे पास क्या था, मैंने आपसे बोला था मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, ठीक है, रेडियल है, तो रेडियल के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, हमने पढ़ा था n टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा। ठीक है, और हम कहते हैं कि टाउ इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था ये भी के थीटा भी, मींस हमने देखा था थीटा जो था वो क्या आया था, थीटा की वैल्यू जो थी हमारे पास कुछ इस तरह से थी, एम बी साइन अल्फा डिवाइड बाय के, ये रिजल्ट आया। ठीक है, अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें रेडियल मिलता है तो हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा, मींस सेंसिटिवनेस जो होगी गैल्वेनोमीटर की वो ज्यादा होगी। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, कब ज्यादा होगी, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो रेडियल होगा। ठीक है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट हमें यहां पर इसीलिए मिलती है। ठीक है जी, मैंने बोला था ना लास्ट तक चलना, लास्ट में कोई ना कोई पॉइंट आपको जरूर मिलेगा। क्लियर है, आई होप कि आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम रहती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आपका जो टॉपिक है बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो छूटना नहीं चाहिए टॉपिक।
क्लियर करना अच्छे से कंसेप्ट को। और अगर किसी के मन में ये डाउट हो कि सर ये वाला जो रिजल्ट था, ये रिजल्ट हमें नहीं आता, ये कहां से आया है, तो आप क्या करोगे कि आपने जो हमारा ये डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है इस टॉपिक का। लास्ट लेक्चर था हमारा, सबसे अभी जो हमने लास्ट क्लास का वीडियो था हमारा, लास्ट लेक्चर जो था इसी कंसेप्ट का था हमारा, टॉर्क ड्यू टू ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल थी, कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप थी, उसके लिए जो टॉर्क का प्रोडक्शन होता था, उस टॉर्क के प्रोडक्शन का हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।